2017 का ना, पेपर 2 है ये। ठीक है, और इसका ये पार्ट है 3, यानी मॉडर्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1843 में भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? भारत में अंग्रेजों के द्वारा ये प्रथा, किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? ठीक है, तो 1843 में सबसे पहले एक काम हुआ, तो उसको याद रखो, सिंध का विलय हुआ था ना, सिंध का विलय किसने किया था? चार्ल्स नेपियर की सहायता से ना, चार्ल्स नेपियर के सहयोग से ना, चार्ल्स नेपियर के सहयोग से एलन बरो ने ना। तो 1843 में एलन बरो ने क्या किया? एलन बरो ने क्या किया था? दास्ता का अंत किया था एक्ट 5 के अनुसार। दास्ता का अंत कब किया गया? एक्ट 5 के अनुसार। और दास व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा था? दास व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा था? 1789 में कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, 1789 में कॉर्नवालिस ने ये लगाया था प्रतिबंध। ये आप ध्यान, दो चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद है सती प्रथा में, आपको पता है सती प्रथा में जो रोक लगाई, वो बेंटिंग ने लगाई थी 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये एक्ट क्या था? एक्ट था ये 17A। ठीक है, शिशु हत्या पर जो रोक लगी वो 1802 में ये कानून बनाया गया। 1802 में किसने बनाया ये? इस समय वेल्जली थे, है ना, एक वेल्जली ने कानून बनाया था, और ये था एक्ट 4। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह कानून कौन सा था? एक्ट 15, ये 1856 में आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। है ना, डहलोजी ने किया था ये। तो आपको आग मिल गया होगा, तो चलते रहिए। और खास बात क्या है कि आपने बस क्या करना है, क्लास देखनी है पूरे दो। अब आपका ये कोर्स पूरा होने वाला है, तो इसको देखते रहिएगा बस, है ना। भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। उद्देश्य अजमेर में ना, उद्देश्य क्या था? अपना एक समर्थक वर्ग खड़ा करना ना, एक समर्थक वर्ग खड़ा करना। ये थी, ये 1872 में की गई थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। भारत में आधुनिक एजुकेशन आपको पता है। ठीक है, भारत में आधुनिक 1835 में शुरू हुई थी, है ना, मैकाले मिनट। ठीक है, अब ये बात सही है, मूल निवासी यानी भारतीय अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, ऐसा तो कुछ बात नहीं थी, ये तो बात गलत है। अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए या हिंदी में शिक्षा दी जाए, फारसी में शिक्षा दी जाए, इसको लेकर तो बहुत लंबा डिबेट चला था, और बाद में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ये मतलब इसमें क्या है, इसमें ए सही है बट आर गलत है, तो उत्तर ये होगा ना, क्योंकि ये तो गलत है। निम्न में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में
संरक्षण प्राप्त नरेश माथुर ब्रिटिश ताज के सामंत हैं। ठीक है, ये इसका समर्थन किसने नहीं किया? देखिए, सर लुईस टपर वेटन ड्यूक ऑफ अरिगल ये मानते हैं कि भारत के जो भी शासक हैं वो मात्र भारतीय जो शासक हैं वो जब अंग्रेजों की बातें, उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि ये सब स्वीकार कर ही लिया है, तो इसलिए वो भारत की क्या है, वो ब्रिटिश के केवल ताज के सामंत ही हैं। ये कौन मानते हैं? ये तीन लोग मानते हैं, बट ये नहीं मानते। आंसर ये है हमारा, सर विलियम ली वार्नर ऐसा नहीं मानते, तो आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसके बाद निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम में लगाइए। अकाल आयोग है को कालक्रम में लगाना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना, दीवार पे लगा लो इनको लिख के। मैकडोनल्ड आपको पता है 1799, किसके समय? कर्जन के समय। ठीक है, स्ट्रेची 1899, ये स्ट्रेची 1880 ना। किसके समय? स्ट्रेची के समय कौन था? हमारा वो जो लीटन। और स्ट्रेची आयोग ने किसकी सिफारिश की थी? अकाल संहिता। अकाल संहिता की सिफारिश की थी, जो कि कब बनी? 1883 में बनी रिपन के समय। ठीक है, उसके बाद लायल आयोग जो था, लायल आयोग कब आया? 1896-97 में ये लायल आयोग आया, तो एलिंगन द्वितीय के समय। एलिंगन द्वितीय के समय। और एलिंगन द्वितीय ने क्या कहा था? भारत को तलवार के बल पे जीता गया है। और उसी के द्वारा शासित किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। कैंपबेल आयोग जो था, कैंपबेल आयोग जो आया 1866-67। ठीक है, कैंपबेल आयोग आया। ठीक है, जॉन लॉरेंस के समय। ठीक है, इसके समय ही आया। ठीक है, जो ये जॉन लॉरेंस है, ये जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में बिना जूते उतारे ना, बिना जूते उतारे प्रवेश किया था। तो ये थे अकाल आयोग, है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसमें? सबसे पहला 66, उसके बाद 80, 96 से पहले डी आएगा, डी के बाद बी, उसके बाद सी एंड ए। आधुनिक भारत में जो अकाल पड़े, आधुनिक भारत में कुल कितने अकाल पड़े थे? 12। ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बना था? वो 1881 में बना था, रिपन के समय। रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना, जिसमें जो कहां पर लागू हुआ था? लागू हुआ 100 लोग काम करते, जहां पर 100 लोग काम करते थे। ठीक है, और इसके अनुसार क्या किया गया? 7 वर्ष से 9 वर्ष के जो बच्चे थे
उन पे तो 7 से जो 7 वर्ष के से कम पर काम पर पाबंदी लगा दी कि वो नहीं कर सकते अब, है ना। और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे, 7 से 12, वो क्या करेंगे अब, 9 घंटे काम करेंगे, है ना। और ठीक है, ये हुआ। उसके बाद दूसरा अधिनियम जो आया वो 1891 में आया, दूसरा अधिनियम, फैक्ट्री बिल। ठीक है, ये किस 1891 में आया था, ये 50 लोग जहां काम करते वहां लागू हुआ। ठीक है, और उसके बाद 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने पर रोक लगा दी ना, 9 वर्ष पर रोक, काम करने पर रोक लगा दी। ठीक है, और 9 से 14 तक के जो बच्चे थे वो क्या काम करेंगे, 9 से 14 तक क्या करेंगे, 7 घंटे काम करेंगे। ठीक है, ये किया गया, है ना। और महिलाओं के लिए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक काम नहीं करेंगी महिलाएं। दूसरे फैक्ट्री अधिनियम में क्या किया गया कि महिलाएं क्या करेंगी, रात को 8 बजे से 8 PM टू 5 AM काम नहीं करेंगी। ये आया, ठीक है। तो ये 2 अधिनियम ये हो गए। तीसरा जो अधिनियम आया 1911 में आया, ये 1911 में, ठीक है, 11 AD, ठीक है। उसके बाद आया 1922 में, चौथा। तो ये अधिनियम थे, ठीक है। तो हमारा उत्तर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, है ना। ठीक है, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचलित करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों हितों की रक्षा करना और सरकार के सामने उस बात को रखना, बात सही है। ब्रिटिश मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा किया था। अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार की विद्वेष की भावना को रोकना। तो क्या था ये सर्व इस्लामवाद की स्थापना, कोई उद्देश्य उस समय नहीं था, ना कोई सेपरेट स्टेट की बात थी, ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, है ना। सेपरेट स्टेट 1940 में स्वीकार किया गया, अलग स्टेट, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। निम्न में से कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था। खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं, खिलाफत आंदोलन भारत में ये कब चला था, 1919-20 में चला ये, ठीक है, तुर्की के खलीफा के समर्थन में ना। ठीक है, अली बंधुओं के द्वारा मुख्य रूप से चलाया गया, अली बंधुओं के द्वारा। और गांधी ने इसको क्या कहा था, गांधी ने भी भाग लिया इसमें, इसको हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष अवसर माना ना, हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष अवसर इसको माना था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इनके द्वारा क्या किया गया था,
17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो दिल्ली में जो इसका सम्मेलन हुआ था उसकी गांधी ने अध्यक्षता की थी ना, दिल्ली में हुए सम्मेलन की गांधी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके सदस्य कौन नहीं थे? इसके सदस्य कौन थे? शौकत अली थे, हकीम अजमल खां थे और हसरत मोहानी थे। ठीक है, और जो ये हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां को क्या मिला था? इनको हाजी उल मुल्क की उपाधि, इनकी टाइटल मिला था, इनको उपाधि मिली थी, इन्होंने पदवी त्याग दी थी, पदवी त्यागी, जो अंग्रेजों ने इनको दिया था। ठीक है, और इसमें और कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे, अंसारी इसमें थे। ठीक है, मौलाना आजाद थे। ठीक है, और ये सही, ये लोग थे ना, इन लोगों ने ही चलाया था। ठीक है, तो ये किताब है कौन से संगठन किसने स्थापित किया, ये बताना है। नेता कौन किसका था? हम्म, देखिए इसमें नीचे एक डी में महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी, और ऑल इंडिया इसका लिख देते हैं, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, ये किसका कौन सा था? एम जी राजा ने क्या एम सी राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की थी। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस की स्थापना की थी, और गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर इसका बी आएगा, 1 का 3, 2 का 1, ये। निम्न में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने बिना गुलामी का चार्टर अधिनियम कहा था? ये उन्होंने कहा था गवर्नमेंट एक्ट 1935 को। उन्होंने दो इसके लिए बातें कही थी। नेहरू ने इसको 1935 के एक्ट को क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाला, अनेक ब्रेकों वाली अनेक ब्रेकों वाली रेलगाड़ी जिसका इंजन नहीं है ना, जिसके पास इंजन नहीं, जिस ये इसने बाल बोला था इसको। ठीक है, एक तो ये कहा गया था, और इसके बाद इसके माध्यम से क्या हुआ था? इसमें के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई थी। प्रांतों से द्वैध, केंद्र में द्वैध शासन लगा था। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। और इसके माध्यम से क्या हुआ था? आईसीएस की परीक्षा भारत में हुई थी। ठीक है, और रोड एक्ट 1919 को काला कानून कहा जाता है ना, काला कानून, या बिना बिना दलील का कानून, वह दलील का कानून। ठीक है, तो उत्तर हमारा डी है। निम्न में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते को यह कहकर निंदा किया था कि
इससे भारत के अधिकृत विस्तृत हितों की हत्या हुई है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, और ये जो ओटावा सम्मेलन हुआ था, ये कनाडा के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था, कनाडा के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 1929 की आर्थिक महामंदी से निपटना। ठीक है जी, ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? ये पंजापे नहीं था, पंजापे क्रांतिकारी था। ठीक है, लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था, पंजापे क्या था? एक क्रांतिकारी था। ठीक है, इसने काल पत्र निकाला था, काल। ठीक है, निम्न में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्यता नहीं है? एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधी राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, एक सही है। एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से लगता हो, ये ठीक है। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रहित, विवाद और कक्षा से निर्धारित होता है, ये ठीक है। एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा 19वीं सदी में हुई थी ना, राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो है 19वीं सदी में यूरोप में पैदा हुई। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से स्त्री और पुरुष को एक समानता की गारंटी देते हैं? वो 14वां और 15वां देते हैं ना, 14वां और 15वां इस बात की गारंटी देते हैं कि सभी इसमें सभी के समान अधिकार है ना। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, सभी कानून के समान सम्मान है और उसको सभी को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। 15 में क्या है? 15 में नस्ल, मतलब लिंग, नस्ल हो, जाति हो, लिंग, इनके आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्न में से कौन राजनीति के में एक महान नवप्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता को खतरे का साफ साफ समझ गया था कि कौन ऐसा एक व्यक्ति था जो भारत में राष्ट्रीयता से भी जो मानता था कि जो सांप्रदायिकता है वो बहुत खतरनाक, वो कहता था उसको कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ा शत्रु है। तो उपनिवेशवाद से भी बड़ा शत्रु कौन सा है? सांप्रदायिकता। ये बात किसने पढ़ लिया था? ये भगत सिंह ने इसको पढ़ लिया था। उन्होंने नौजवान है ना सभा की स्थापना की थी। ठीक है, निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष नहीं, उनमें कौन नहीं था? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये 1953 में बना था, नेहरू के समय, 1953 में
सैयद फजल अली उसके अध्यक्ष थे, है ना। 1955 में रिपोर्ट दिया था, और राज्यों का पुनर्गठन का इसने वो कहा था, और ये श्रीपाद बनर्जी उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन रह गया, शायद इसमें 50वां क्वेश्चन होना चाहिए था। प्रत्यक्षवाद के जो प्रवर्तक कौन है, प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक? प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक कौन है? वो अगस्त कामटे हैं। ठीक है, ये फ्रांस के थे। ठीक है, पॉजिटिविज्म दिया था इन्होंने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले पेपर में ही मिलते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, अभी ये बहुत नज़दीक आ गए हैं। थैंक यू।